ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये एक पुरानी और कदीम तहजीब है। इस तहजीब की तारीख के मुख्तलिफ अदवार कौन से थे, इस्लाम के आने से पहले का ईरान कैसा था और उस दौर का पर्शिया दुनिया की सुपर पावर क्यों समझा जाता था, यहाँ कायम होने वाली तहजीब ने कैसे दुनिया की दीगर तहजीबों को इंस्पायर किया, उस दौर के ईरान की ग्रीक्स, रोमन्स और बेजेंटियन एम्पायर के साथ सदियों जंगें क्यों होती रही, क्या साइरस और दारियस जैसे बादशाहों की तारीख लिखने में वेस्टर्न राइटर्स बायस थे। ईरान की कदीम तारीख जिसके हवाले आज भी दिए जाते हैं, जानिए इस वीडियो में। ईरान एक पुरानी और कदीम तहजीब है। हजारों साल पर फैली इस तहजीब और इलाके ने कई उतार चढ़ाव देखे। फिर ये दुनिया की बड़ी तहजीबों के दरमियान वाक़ है और इसके एक तरफ यूरोप, तुर्की, मिस्र और रूम जैसी तहजीबें जन्म लेती रहीं, जबकि दूसरी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान और चीन जैसी पुरानी सिविलाइजेशन थी। इसलिए या तो ईरान उन पर असरअंदाज होता रहा या फिर ये तहजीबें ईरान पर असरअंदाज होती रहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान इस सिविलाइजेशनल क्रॉस रोड पर था। ये कोई छोटा इलाका भी नहीं है, इसलिए इसके अंदर से मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुख्तलिफ अदवार में ईरान में पॉलिटिकल पावर को डोमिनेट करते रहे। ईरान की तारीख को अगर देखना है तो इसे 3 हिस्सों में तकसीम करके देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला दौर मुसलमानों के आने से पहले का है, जो 7th सेंचुरी के मिडल तक की बात है। दूसरा दौर ईरान के अंदर इन मुसलमान हुक्मरानों का है, जिस दौरान भी मुख्तलिफ बादशाहतें यहाँ कायम हुई। फिर एक दौर मॉडर्न ईरान का है, जिसमें 20th सेंचुरी में यहाँ होने वाली डेवलपमेंट्स, तेल की पॉलिटिक्स और फिर ईरान के इनकलाब से लेकर अब तक की डेवलपमेंट शामिल है। इस वीडियो में हम ईरान की हिस्ट्री के उस पहले फेज की बात करेंगे, यानी वो दौर जो मुसलमानों के आने से पहले का था, और देखेंगे कि उस दौर का ईरान कैसा था। ईरान, जैसा मैंने कहा, एक पुराना इलाका है और यहाँ पत्थर के जमाने से अब तक लोग आबाद हैं। इन इलाकों में तब से लेकर अब तक एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, यानी इस दौरान यहाँ कोई गैप नहीं आया या ये लोग कहीं गायब नहीं हुए और हर दौर में लोग यहाँ आबाद रहे हैं। ये ईरान की हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत रिमार्केबल बात है। जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलहेम ने तो ईरानियों को फर्स्ट हिस्टोरिकल पीपल लिखा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि ईरान के अंदर इंसानी आबादी 1 लाख साल से है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम मालूमात है। ईरान की तारीख का रिकॉर्ड यहाँ होने वाली आर्यन माइग्रेशन से ही मिलता है, जो 2000 ईयर BC में यहाँ आना शुरू हुए। इनके आने से पहले भी यहाँ लोग आबाद थे, जिन्होंने यहाँ हुकूमतें कायम की, लेकिन आर्यंस के आने के साथ ये खत्म होती चली गई। ये आर्यंस ही थे जिनकी वजह से ईरान को मौजूदा नाम मिला, जिसका मतलब है आर्यंस का मुल्क। बहुत से तारीखदान यहीं से ईरान की तारीख का आगाज करते हैं, या फिर उस दौर से जब यहाँ पहली एकमेनिड एम्पायर कायम हुई। इस तारीख में सबसे पहला पता मीड्स के लोगों का चलता है, जो आयरन एज में यहाँ आबाद हुए थे। 7th सेंचुरी BC में मीड्स के एक बादशाह ने मीडियन किंगडम कायम की और ईरान के लोगों को एक नेशन के तौर पर इकट्ठा किया। इससे पहले ये असीरियंस के अंडर हुआ करते थे, जिसका मरकज मेसोपोटामिया था। मीड्स के लोगों को आर्यंस की ही एक शाख समझा जाता है, जो ईरान के वेस्टर्न रीजन में आबाद हुए थे और उनका दौर 708 BC से 550 BC तक का था। इनका कैपिटल ईरान का मौजूदा शहर जो हमदान है उसके नजदीक था। डियोसिस के बारे में कहा जाता है कि उसने मीडियन एम्पायर की बुनियाद रखी और उसने 53 साल हुक्मरानी की। मीड्स ने उस वक्त असीरियंस को भी शिकस्त दी थी, जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर और कदीम तहजीब थी। डायोसिस के पोते साइक्सिस ने 612 BC में असीरिया पर हमला करके उनके कैपिटल ननवे को तबाह कर दिया था। इन्होंने कई और मुल्कों पर भी कब्जा कर लिया था। मीड्स का यह दौर साइरस द ग्रेट ने खत्म किया। ये ईरान का वो दौर था जिसका नाम आज तक इसकी तारीख में गूंजता है। साइरस द ग्रेट ने ही मीड्स और पर्शिया को इकट्ठा किया था और यहाँ एक एकमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी थी। उसने 550 BC में मीड्स के खिलाफ बगावत करके इन इलाकों में अपनी हुकूमत कायम की और यहाँ से ईरान में पर्शियन रूल का आगाज होता है। साइरस पर्सिस से था, जिसे पर्शिया प्रॉपर भी कहा जाता है, और यहीं से ईरान का पुराना नाम यानी पर्शिया भी आया। साइरस द ग्रेट ने जो एम्पायर कायम की वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी। इसने बहुत से इलाकों को फतह किया और उसके दौर में पर्शिया की सरहदें दूर दूर तक फैल गई थी। उसने बेबीलोन को भी फतह किया और वो इजिप्ट तक जा पहुंचा था। लेकिन ये काम उसके बेटे
कैम्बाइसिस के जिम्मे लगा, जिसने 525 बीसी में इजिप्शियंस को शिकस्त दी और मेम्फिस का शहर भी ईरानियों के कंट्रोल में आ गया। कैम्बाइसिस ने जब इजिप्शियंस को शिकस्त दी और वो वहां से वापस आ रहा था तो वो बीमार हुआ और उसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद मशहूर ये हो गया कि उसे इजिप्शियन डाइटीज यानी वहां के जो खुदा थे उन्होंने हलाक किया है। उसके बाद उसका कमांडर इन चीफ दारियस द ग्रेट बादशाह बना। दारियस के दौर में उस वक्त का पर्शिया फिर से संभलना शुरू हुआ। ये दारियस ही था जिसके दौर में यहाँ सूबे बने और उसने सत्रप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। दारियस ने उस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा इलाकों पर भी हमले किए और कुछ इलाके उसने अपनी इस एकमेनिद एम्पायर में शामिल भी कर लिए, जिनमें गंधारा के इलाके शामिल थे। उसने परसिपोलिस का शहर बनाना शुरू किया, जहाँ के रिमेन्स आज भी ईरान की इस कदीम तहजीब का एक सिंबल समझे जाते हैं। ये दारियस का ही दौर था जिसके दौर में पर्शियन रॉयल रोड का जिक्र मिलता है और उसके बारे में कहा जाता है कि इसी से हाईवेज का कॉन्सेप्ट निकला। ये एक ऐसी सड़क थी जो एम्पायर के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाती थी और इस पर कुछ फासलों पर स्टेशंस कायम किए गए थे। इसी को हिंदुस्तान में उत्तरापथ और जीटी रोड जैसी सड़कों की तामीर की इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि साइरस और दारियस के अंदर पर्शियन एकमेनिद एम्पायर उस वक्त तक इंसानी तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई थी, जिसमें मौजूदा दौर के 3 कॉन्टिनेंट्स यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ममालिक शामिल थे। 499 बीसी में एथेंस ने जब एकमेनिद एम्पायर के बागियों की मदद की तो ग्रीको पर्शियन वॉर्स का आगाज हो गया, जो आने वाली कई दहाइयां चलती रही। एकमेनिद एम्पायर ने मेनलैंड ग्रीस पर हमला किया और थ्रेस और मैसेडोनिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 498 बीसी में ग्रीस के शहरों ने एथेंस की सपोर्ट से इस एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे कुचलने में इन्हें कई साल लगे। दारियस के बेटे ज़र्क्सेस या खशायाशा ने मेनलैंड ग्रीस पर 490 बीसी में एक जोरदार हमला किया। दोनों के दरमियान मैराथन के मकाम पर एक मशहूर लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ मैराथन कहा जाता है। इस लड़ाई को एक फौजी फिडेपिडस की उस दौड़ ने अमर कर दिया जो इस जंग के दौरान उसने की। वो एथेंस से भागकर स्पार्टा गया ताकि इस जंग के लिए स्पार्टा की मदद हासिल कर सके और फिर भागकर वहां से वापस भी आया। यूं उसने 2 दिन में 225 किलोमीटर का सफर भागकर तय किया। उसने उसके बाद जंग भी लड़ी और फिर इस जंग में एथेंस की कामयाबी की खबर लेकर वो 40 किलोमीटर भागकर फिर मैराथन के मकाम से एथेंस गया, जहां एथेनियन फौज की इस कामयाबी का ऐलान करते ही वो गिर पड़ा और उसने अपनी जान दे दी। इसी फिडेपिडस की याद में मैराथन रेसेस का इनेकाद किया जाता है और आज भी मैराथन का डिस्टेंस 42 किलोमीटर का है, जो मैराथन के मैदान से एथेंस तक का फासला था। मैराथन की लड़ाई के 10 साल बाद ज़र्क्सेस ने स्पार्टन्स को 480 बीसी में थर्मोपोली की जंग में शिकस्त दी और उसके बाद एथेंस पर कब्जा कर लिया। यह वही लड़ाई थी जिससे मुतासिर होकर हॉलीवुड फिल्म 300 बनी थी, जिसमें किंग लियोनाइडस की कमांड में स्पार्टन्स का एक छोटा सा दस्ता एक बड़ी पर्शियन फोर्स का मुकाबला करता है। जेरार्ड बटलर ने इस मूवी में किंग लियोनाइडस का किरदार अदा किया था। पर्शियंस और ग्रीक्स के दरमियान इन जंगों के बहुत से देवमालाई किस्से हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि इन लड़ाइयों की ज्यादातर तारीख ग्रीक हिस्टोरियंस या राइटर्स की ही लिखी हुई है। अब इसमें उस वक्त के पर्शियंस का वर्जन क्या था इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ग्रीक राइटर्स ने इन जंगों के हवाले से कुछ बड़े लेजेंड्स को जन्म दिया जिनका जिक्र आज भी लिटरेचर, पॉप कल्चर और मूवीज में होता रहता है। बहरहाल इन्हीं ग्रीक राइटर से पता चलता है कि ज़र्क्सिस को असैसिनेट कर दिया गया और उसके बाद उसका बेटा आर्ताज़र्क्सिस बादशाह बना। इसके बाद दारियस II और आर्ताज़र्क्सिस II आए। दारियस II के दौर में इजिप्ट में भी बगावतें शुरू हो गईं और वो इस दौरान एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गया। आर्ताज़र्क्सिस III और IV के बाद ये दारियस III का दौर था जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया पर हमला किया। 334 बीसी से लेकर 331 बीसी तक अलेक्जेंडर ने दारियस III को मुख्तलिफ जंगों में शिकस्त दी। दारियस III को इसके ही एक जनरल ने असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने इस पर्शियन एम्पायर पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया, जो कि इस पर्शियन ग्रीक राइवलरी का एक एंटी क्लाइमेक्स था और यूं इस एकमेनिद एम्पायर का खात्मा हो गया जो अपने वक्त की एक सुपर पावर थी। इसके बाद अलेक्जेंडर ने मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों का रुख किया, जहां 326 बीसी में दरियाए झेलम के किनारे उसकी राजा पोरस से जंग हुई थी, जिसके बाद उसने वापसी का सफर इख्तियार करने का फैसला किया। वापस जाते हुए भी वो पर्शिया से ही गुजरा और बेबीलोन में उसका इंतकाल हो गया। अलेक्जेंडर के बाद उसकी एम्पायर तो जल्द ही बिखर गई, लेकिन ग्रीक्स फिर भी रहे। अलेक्जेंडर के एक जनरल सेल्यूकस I ने 312 बीसी में ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की।
इस ग्रीक किंगडम को, जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद यहाँ कायम हुई, सेल्यूसिड एम्पायर कहा जाता है, जो कि मौजूदा ईरान के वेस्टर्न पार्ट्स में थी। ये बादशाह तकरीबन 80 साल रही। 250 BC में पार्थियंस ने सेल्यूसिड्स को शिकस्त देकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। पार्थियन एम्पायर को अरसासिड एम्पायर भी कहा जाता है और इनका दौर भी ईरान की कदीम तारीख का एक बड़ा सियासी और कल्चरल एरा था। इन्होंने तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की। इनका फाउंडर अरसासिस I था, जिसने पारनी कबीले के साथ सेल्यूसिड्स के खिलाफ बगावत की थी और इन्हें शिकस्त देकर अपनी हुकूमत यहाँ कायम की थी। अपने पीक पर यह पार्थियन एम्पायर मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस और तुर्की के इलाकों से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मौजूदा इलाकों तक फैली हुई थी। सिल्क रूट भी इसी एम्पायर के कंट्रोल वाले इलाकों से गुजरता था, जो रोमन एम्पायर और चीन के दरमियान तिजारत का एक रूट था, और यूं ये इलाके तिजारत और कॉमर्स का एक सेंटर बन गए। पार्थियंस ने ग्रीक्स की भी बहुत सी चीजों को अडॉप्ट किया, जिनमें उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी शामिल था। इनका लिटरेचर और कल्चर भी ग्रीक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और उनके दौर में पर्शिया में एक ग्रीक सिस्टम की तर्ज पर पार्लियामेंट भी थी, जिसे महस्टान कहा जाता था। पार्थिया के दौर में भी ग्रीक्स के बाद रोमन एम्पायर के साथ अब पर्शियंस की दुश्मनी चलती रही। उस वक्त रोमन एम्पायर अपनी पीक पर थी, लेकिन इन पार्थियंस ने तुर्की के इलाकों तक इस रोमन एम्पायर का रास्ता रोक दिया था। इसकी एक बड़ी वजह पार्थियन आर्मी की कैवलरी थी, जो कि बहुत मजबूत और जानदार थी, और जिसे शिकस्त देने में रोमन इन्फेंट्री को सख्त मुश्किलात का सामना रहता था। रोमन अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद पर्शियंस के इलाकों पर कब्जा ना कर सके, और ना ही पर्शियन उनके इलाकों पर कब्जा कर सके, क्योंकि दोनों ही उस दौर में बहुत मजबूत थे। पार्थियन एम्पायर 500 साल कायम रही, और फिर इन्हें सासानियों ने शिकस्त दी, जिन्होंने ईयर 224 में शिकस्त देकर इन्हें पर्शिया से धकेल दिया। इसके बाद पार्थियन एम्पायर कई साल आर्मीनिया, आइबेरिया और अल्बानिया के इलाकों में तो मौजूद रही, लेकिन मौजूदा ईरान के इलाकों का कंट्रोल अब सासानियों के पास आ गया था। सासानियों का नाम एक पर्शियन प्रीस्ट सासान के नाम से निकला था, जो कि इस डायनेस्टी का एंसेस्टर था। उसके पोते अर्दाशेर I ने आखिरी पार्थियन बादशाह अर्ताबानुस IV को शिकस्त दी थी और पार्थियन कैपिटल टेसिफोन पर कब्जा कर लिया था। अर्दाशेर I ने इसके बाद किंग ऑफ किंग्स का टाइटल अडॉप्ट कर लिया, जो इससे पहले पार्थियंस और फिर उनसे पहले एकमेनिड एम्पायर के बादशाह इस्तेमाल किया करते थे। सासानी रूलर अहूरा मज़दा की पूजा करते थे, और उन्होंने ज़ोरेस्ट्रियनिज्म की भरपूर सपोर्ट की। इस्लाम के आने से पहले इस सासानी दौर के ईरान की तारीख को बहुत अहम और असर वाला दौर समझा जाता है, और इसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आज तक ईरान के अंदर महसूस किए जाते हैं। जिसकी एक मिसाल नौरोज का त्यौहार है, जिसका ओरिजिन ज़ोरेस्ट्रियन है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये ईरान में मनाया जाता है। नौरोज का मतलब है नया दिन। ये फेस्टिवल या दिन, जिसे अब नए ईरानी साल का त्यौहार कहा जाता है, एक कदीम त्यौहार है जो 3000 साल से यहाँ मनाया जा रहा है। शाहनामा में लिखा है कि एक मिथिकल ईरानी बादशाह जमशेद से ये शुरू हुआ था, जिसने इंसानियत को उस सर्दी यानी विंटर से बचाया था, जो सबको खत्म करने वाली थी। ये फरवरीन का पहला दिन था, जो ईरानी कैलेंडर और मौसम बहार का आगाज भी है। ये सासानियों का दौर ही था जिसमें ईरान में ज़ोरेस्ट्रियनिज्म की पीक देखी गई। वैसे तो ये एक पुराना रिलीजन है और एकमेनिड एम्पायर के दौर में भी मौजूद था, लेकिन इस सासानी दौर में इनके टेम्पल्स पूरी एम्पायर में फैलना शुरू हुए। इनकी रिलीजियस क्लास, जिनको मेजियंस कहा जाता था, वो इसी दौर में सासानियों की रॉयल पेट्रोनेज की वजह से एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गए थे। ये जज और टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, और रॉयल कोर्ट में भी इनका बहुत असर और रसूख था। ज़ोरेस्ट्रियनिज्म सासानी कोर्ट, कल्चर और सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा बन गई। लेकिन ये एक ऐसा दौर था जिसमें किसी भी और आइडियोलॉजी के लिए बहुत कम जगह थी, और किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखने वालों को प्रोसिक्यूट किया जाता था। सासानियों के इस दौर में ईरान एक लीडिंग वर्ल्ड पावर बन गया था। रोमन एम्पायर इस सासानी एम्पायर की नेबर और राइवल थी, इसलिए इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट भी हालात की एक नेचुरल आउटकम था। फिर ग्रीस और रोम के साथ जंगों की वजह से एक हिस्ट्री तो थी ही, इसलिए दोनों के दरमियान जंगें चलती रही। अर्दाशेर के बेटे शाहपुर I ने रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए, और उसने ईयर 244 में रोमन एम्पायर गॉर्डियन III को शिकस्त भी दी। शाहपुर ने इसके बाद फिलिप को रोम के तख्त पर बिठाया, जिसने उसके साथ एक मुआहदा कर लिया था। इसके बाद ईरानियों ने लड़ाइयों के अगले फेज में एक और रोमन बादशाह वेलेरियन को भी शिकस्त दी और उसे गिरफ्तार तक कर लिया। इन ईरानी फतवाहत की निशानियां ईरान में बेशापुर और नक्श रुस्तम के रिमेन्स में आज भी मिलती है, लेकिन
260 से रोमन्स ने कम बैक किया और 298 में दोनों के दरमियान एक पीस ट्रीटी हो गया। इसी दौर में सासानियों ने बुद्धिस्ट कुशान एम्पायर पर भी हमले किए जो उस वक्त गंधारा के इलाकों में कायम थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। इसका जो सेंटर था वो पाकिस्तान का मौजूदा शहर पेशावर था और सासानियों ने पेशावर पर भी कब्जा कर लिया और वो वहां से मशहूर बुद्धिस्ट रेलिक बुद्धाज बेगिंग बाउल भी अपने साथ ईरान ले गए थे। शाहपुर II, जिसका दौर 309 से 379 तक का था, उसकी भी रोमन और कुशान एम्पायर के साथ लड़ाई चलती रही। उस दौर में सासानी एम्पायर का इन्फ्लुएंस अब चीन तक पहुंच रहा था। शाहपुर II ने अरब इलाकों पर भी हमले किए और यहीं से अरबों और सासानियों की लड़ाइयों का आगाज भी हुआ जो आने वाले दौर में इन इलाकों की तारीख का रुख बदलने वाली थी। 5th सेंचुरी में सासानियों के इन इलाकों पर व्हाइट हुन्स के भी हमले होते रहे। ये सासानी एम्पायर का बादशाह खुसरो II था जो 590 में तख्त पर बैठा और उसके दौर में पर्शियन और बेजेंटियंस का शोडाउन हुआ। बेजेंटियन एम्पायर, जिसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, मौजूदा तुर्की के इलाकों में कायम थी जिसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था। सासानियों ने इनके इलाकों पर हमले किए। इस बेजेंटियन एम्पायर पर उस वक्त यूरोप से भी हमले जारी थे। उस दौर में खुसरो की फौज ने शाम और जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया था। खुसरो की फौज ने इजिप्ट पर भी हमले किए और 619 में इन्होंने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया और ये कॉन्स्टेंटिनोपल तक भी पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद एक बेजेंटियन एम्परर हेराक्लियस ने खुसरो से कई इलाके वापस ले लिए। पर्शियन फौज में बगावत हुई और खुसरो II को असैसिनेट कर दिया गया। खुसरो II के बाद सासानी एम्पायर मुश्किल में आ गई। 4 साल में इसने 4 बादशाह देखे और यही वो दौर था जब हिजाज के इलाकों में इस्लाम के ज़हूर के बाद एक नई ताकत उभर रही थी। ये वो ताकत थी जिसने चंद ही सालों में उस दौर की बड़ी एम्पायर्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इनकी नज़र ईरान के इन इलाकों की तरफ थी क्योंकि एक तो इनके दरमियान पहले से कॉन्फ्लिक्ट रहा था, फिर सासानी ज़ोरेस्ट्रियन भी थे। आखिरी सासानी बादशाह यज़दगर्द III था जो 632 में सासानी तख्त पर बैठा। 636 में कुदसिया की लड़ाई हुई। 637 में अरबों ने पहले तेसेफून पर कब्जा किया और फिर 642 में उन्होंने नहावन की लड़ाई में इन सासानियों को शिकस्त देकर ईरान को मुस्लिम एम्पायर में शामिल कर लिया। ये कैंपेन्स दूसरे मुसलमान खलीफा हजरत उमर के दौर में लॉन्च की गई थी और मुसलमानों की फौज ने ये काम सिर्फ 2 साल में कर लिया और यूं इन सासानियों का दौर खत्म हो गया। ईरान की तारीख के ये उस दौर की कहानी थी जो मुसलमानों के आने से पहले का था। मुसलमानों के आने के बाद ईरान की तारीख में क्या हुआ ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।